हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज 21 अगस्त 2020 की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंडअप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए सबसे ज़्यादा वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, उन सारी न्यूज़ को मैं कोलेट करके आपके लिए लेके आया हूँ। साथ ही साथ हम इन न्यूज़ पर फोकस करते करते हम उन स्टैटिक के पोर्शंस पर को भी मेंशन करते चलेंगे जो कि इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो आप उन स्टैटिक के पोर्शंस को भी ब्रशअप करते चलेंगे। तो इसके पहले कि हम न्यूज़ में घुसें, दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी हमारे प्लेटफॉर्म में, हमारी कम्युनिटी में आप ज्वाइन करिए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपने बारे में बताइए, आप कहाँ रहते हैं, आप कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया, आप जॉब कर रहे हैं, किस तरह का मेरा सब्सक्राइबर बेस है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो मैं और बेटर कंटेंट आपके लिए टेलर मेड करके प्रस्तुत कर सकता हूं। क्या दिक्कत आप फेस कर रहे हैं, क्या आप लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो कि आपको समझ में नहीं आता है, या मेरा कोई पर्टिकुलर अप्रोच है जो आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए। तो अपने बारे में और ज़्यादा बात न करते हुए चलिए चलते हैं हम आज के करंट अफेयर्स कैप्सूल की तरफ। ये वो छोटी छोटी न्यूज़ है जो कि अपने आप में पूरा आर्टिकल नहीं है, लेकिन आपको एमसीक्यू में ज़रूर पूछा जा सकता है। देखिए, टेकजेंसिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज इस कंपनी का नाम है और वी कंसोल उनके सॉफ्टवेयर का नाम है। इसको ग्रैंड चैलेंज का विनर डिक्लेयर किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का जो कंपटीशन था, जो कि वो इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ जूम को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे थे, उसमें इनको प्राइज मिला है। क्या हुआ है, देखिए, जूम आप में से मैक्सिमम लोगों ने यूज़ किया होगा। कई लोग अभी भी स्कूल कॉलेज वगैरह में या काम के लिए जूम को यूज़ कर रहे होंगे, पर जूम एक चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है, चाइनीज़ ऐप है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें सिक्योरिटीज़ को लेके इशू था। तो भारत सरकार ने फरवरी में ऐसा कोई एक ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया था, जिसमें कि बताया गया था कि हम इंडिया का अपना जूम बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए, केरला का ये टेकजेंसिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज करके स्टार्टअप कंपनी है। इन्होंने 3 महीने के अंदर वी कंसोल नाम का ये ऐप डेवलप कर दिया है, जो कि जूम में टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है और हमारा मेड इन इंडिया ऐप तो है ही। ठीक है, आपको इसका नाम बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जूम का जो हमने एक इंडियन ऑल्टरनेटिव जो ग्रैंड चैलेंज का विनर था, उस ऐप का नाम क्या था? ऐप का नाम वी कंसोल था। और जिस कंपनी को ये अवार्ड मिला, उस कंपनी का नाम टेकजेंसिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज कंपनी थी। ये केरला की कंपनी है। अगली न्यूज पे आते हैं। कल ही दोस्तों रात में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। इंदौर लगातार चौथे साल टॉपर उसमें निकला है। उसमें सूरत और नवी मुंबई सेकंड और थर्ड पोजीशन में आए हैं। इस लिस्ट में पटना, बिहार का जो कैपिटल है, वो सबसे नीचे आया है। बहुत ही शर्म की बात है। इसमें देखिए, ये जो रैंकिंग मैंने आपको अभी बताई, ये उन शहरों की है जिसमें कम से कम 10 लाख या उससे ज्यादा की वहां पे जनसंख्या है। ठीक है, फिर ऐसे भी शहर है जहां 1 से 10 लाख की जनसंख्या है। उसमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर जो है वो फर्स्ट आया है। ठीक है, उसके बाद मैसूरू उसमें सेकंड आया है और न्यू दिल्ली थर्ड आया है उसमें। इसमें भी बिहार का बोध गया सबसे लास्ट में आया है। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खासकर इस साल चुनाव है, पता नहीं वहाँ की सरकार क्या कर रही है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। एक 200 साल पुराना, ये देखिए छोटी सी न्यूज़ है, इसको लेके मैक्सिमम मेरे ख्याल से जो लोग करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं उन्होंने इसको कवर नहीं किया होगा। पर मुझे लगता है कि इस तरह की छोटी सी अलग सी अतरंगी सी न्यूज़ भी कई बार ना एग्जाम में पूछ ली जाती है। एग्जामिनर इसी तरह की न्यूज़ के लिए लुकआउट में रहते हैं। गोवा में एक जगह कोई 200 साल पुराना बरगद का पेड़ था। ठीक है, तो उस मोहल्ले के, उस इलाके के लोगों की बड़ी यादें जुड़ी थी। बच्चे उसके आसपास खेलते थे, वहाँ शायद कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हर साल होती थी। बहुत तेज़ तूफान में वो पेड़ उखड़ गया था, तो लोग बड़े निराश थे कि क्या होगा। लेकिन दुनिया भर में उस पेड़ के नीचे खेल के बड़े हुए, वहाँ नाच गाना किए हुए लोग गोवा में तो हैं ही, दुनिया भारत भर में है, दुनिया भर में है। सबने पैसा कलेक्ट किया, एक साथ आए और सबने मिल के इस पेड़ को वापस खड़ा कर दिया अपनी जड़ों में। ठीक है, तो ये गोवा में हुआ है, ये आपको याद रखना है। ये बैंजन ट्री 200 साल पुराना था। इसके बारे में शायद आपको पूछ ले कहाँ पर हुआ था, ये तो ये गोवा में हुआ था। ठीक है, कल ही हमने बात की थी, गुजरात सरकार ने अपने यहाँ पे 100 मीटर या उससे भी लंबी, जितनी लंबी बनानी है बिल्डिंग बना लो, इस टाइप का अपने यहाँ पे वो 5 शहरों में वो लेके आए हैं नया कानून। ये अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा और राजकोट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 5 शहर है जहां पर कि अब आप जितनी ऊंची चाहे आपको बिल्डिंग बनानी बना लो, इस तरह का गुजरात सरकार यहाँ पर लेके आई है। फिर क्या आपको बस 2 यहाँ पे कैवियाट है कि 30 मीटर की रोड होनी चाहिए आपके प्लॉट के इर्द गिर्द, और एक नियरेस्ट एयरपोर्ट से एनओसी आपको लेना है, क्योंकि जाहिर बात है प्लेन टेक ऑफ करेंगे, लैंड करेंगे, उसके रूट में अगर आपने 100-200 मीटर की बिल्डिंग बना दी तब तो गए काम से। ठीक है, इसके पहले जो लिमिट थी वो 70 मीटर की थी। ये 100 मीटर या जितनी चाहे ऊपर, अपर सीलिंग नहीं है देखिए। ठीक है, लोअर सीलिंग, अपर सीलिंग पहले 70 मीटर थी, अब उसको बढ़ा के ऊपर जितनी मर्जी बना लो, ऐसा उन्होंने कर दिया। गुजरात के सिर्फ 5 शहर हैं, ये नाम आपको याद रखने हैं। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए, फेसबुक ने 790 क्यू एनॉन कॉन्स्पिरेसी ग्रुप्स
को रिमूव कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन ग्रुप्स के प्रति काफ़ी सिंपैथेटिक है। ये QAnon वाली गोवा की न्यूज़ जैसी ही न्यूज़ है। QAnon देखिए reddit.com एक वेबसाइट है, आप में से कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा, ठीक है। ये आप समझिए एक ऑनलाइन चैट फोरम है, ठीक है। तो reddit.com में लोग जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग मुद्दों पे आपको डिस्कशन चैट फोरम वगैरह मिल सकते हैं, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जगह है। तो वहाँ पर एक चैट ग्रुप फोरम का नाम था QAnon, एनोनिमस क्वेश्चंस, इस तरह से उस जगह का नाम था। तो वो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करते थे कि दुनिया को एलियंस चला रहे हैं, या इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपने भी बहुत देखी होंगी। कुछ उसमें से क्या पता सही भी हो, मैक्सिमम बहुत आउटलैंडिश इस तरह की होती हैं, अजीब टाइप की होती हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ कुछ बोलना चालू कर दिया। ब्लैक लाइव्स मैटर, जो अश्वेत अमेरिकी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता है, उसके बारे में उन्होंने कुछ बोल दिया कि ये विदेशियों से मिला हुआ है, दुश्मन देश का एजेंडा है, इस तरह से। तो पहले तो ये सिर्फ मजाक का पात्र बनते थे, पर धीरे धीरे लगने लगा कि क्या पता ये समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, ठीक है। प्लस क्या होता है कि जो समाज के एकदम हाशिए पे राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जी जो वहाँ के राष्ट्रपति, उन्हें इस बात का पूरा पूरा मालूम है। तो वो इस तरह के QAnon वालों को सपोर्ट भी करते थे, ठीक है। तो बीच बीच में लगता था कि QAnon जो भी चलाता है, देखिए एनोनिमस है इन लोग, इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई नहीं जानता असल में लोग कौन है। तो मैक्सिमम क्या पता स्टूडेंट ही होंगे कहीं के, पर ऐसा लगता है वो ऐसा दिखाना चाहते थे कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तक हमारी पहुंच है। इस तरह से बहुत खतरनाक एक परिस्थिति बन गई थी। तो फेसबुक ने इससे संबंधित 790 ग्रुप्स को अपने में से रिमूव कर दिया, अपने प्लेटफॉर्म में से, ठीक है। तो QAnon क्या है, ऐसा करके आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। अगली टेक्नोलॉजी की न्यूज़ आई है, देखिए गूगल ने इंडिया में अपनी जॉब्स की ऐप लॉन्च की है, कोर्मो जॉब्स, ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मेरे ख्याल से कोर्मो ही प्रोनाउंस करते हैं। बांग्ला में कर्म कह रहे हैं क्या, कर्म जॉब्स, कोर्मो जॉब्स, ऐसा करके पता नहीं, ऐसे आप याद रखिए। ऐसे अजीब तरीके से किसी चीज़ को आप सोचेंगे तो आपको याद रह जाती है बात, ठीक है। तो गूगल का ये जॉब्स का ऐप है कोर्मो जॉब्स, ये आपको याद रखना है आपसे बिल्कुल। गूगल जो भी करता है वो एग्जाम में आने लायक बन जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आज आप सोचेंगे कि यार नौकरी है, मॉन्स्टर है, लिंक्डइन है, इसके बाद ये कोर्मो जॉब्स कौन देखेगा, लेकिन आपको नहीं पता कि पता चला 2-3 साल बाद वो नौकरी वगैरह सब हिस्ट्री हो गए, सबका सब गूगल में ही हो रहा है काम, क्यों, ठीक है। क्योंकि गूगल के पास दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है, गूगल के पास दुनिया के सारी सर्च रिजल्ट्स हैं, सारी वेबसाइट, हर वेबसाइट के अंदर का हर एक पेज सब गूगल पे लिंक्ड है। तो गूगल जो नया ऐप बनाएगा, गूगल को एक्चुअली ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि अलग से लोग कोर्मो ऐप में जाके अपना अकाउंट बनाए, उस पर जॉब की पोस्टिंग करें, गूगल सर्च से ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे गूगल स्ट्रीट भी गूगल ने इसी फंडे पे बनाया है कि हमारे पास सारा सर्च डेटा है। तो कोर्मो जॉब्स का नाम आप याद रखिए, गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है। हर साल जैसे अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये सब मिलते हैं। एनुअल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी होती है, जो कि राष्ट्रपति भवन में होती है। महामहिम राष्ट्रपति सारे खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है, उनको अपने हाथों से मेडल पहनाते हैं। इस साल कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा, वो सारे अपने अपने रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर जो है देश भर में, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, भूले भटके किसी एग्जाम में आ सकता है, यूपीएससी में आने का चांस तो कम है। देखिए ये स्पोर्ट्स की दुनिया में ज़्यादा स्पोर्टिंग इवेंट्स हो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स की दुनिया में कुछ तो क्वेश्चन आएंगे, हर एग्जामिनर चाहता है कि मेरे पेपर में 2-3%, एटलीस्ट 5% सवाल जो है स्पोर्ट्स की दुनिया से हो। तो ठीक है, अगर आपका भी मेरे जैसा हाल है, स्पोर्ट्स ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको अपने एंटेने खड़े रखने हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबर आए, कौन सी टीम ने क्रिकेट में सीरीज जीत ली वो नहीं, पर बड़े फुटबॉल के टूर्नामेंट, ला लीगा और भी कौन से यूरोपियन फुटबॉल के टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, या कोई कंट्रोवर्शियल घटना होती है, तो उसके बारे में आपको बिल्कुल अलर्ट रहना, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया क्या है, जैसे क्रिकेट के लिए इंडिया की अथॉरिटी है BCCI, तो वैसे ही इंडियन हॉकी फेडरेशन था, उनको लगा कि यार ये पुराना सा ब्यूरोक्रेटिक सा नाम है, हम थोड़ा कूल लगने वाला नया नाम रखेंगे, उन्होंने अपना नाम हॉकी इंडिया रख लिया, ठीक है। तो उन्होंने विदेशी कोच को भी हायर किया, डेविड जॉन डायरेक्टर थे, सॉरी कोच नहीं थे। डेविड जॉन करीब 10 साल से हॉकी इंडिया के साथ एसोसिएटेड थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो डेविड जॉन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, हॉकी इंडिया के साथ डायरेक्टर के पद पे एसोसिएटेड थे। पहले वो आए थे फिजियो बन के, फिजियो यानी फिजियोथेरेपिस्ट बन के। स्पोर्ट्स में ये खिलाड़ियों को शारीरिक क्षमता का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना पड़ता है, उन्हें फिजिकली फिट रहना पड़ता है, चोट लग जाती है, मसल में क्रैम्प आ जाता है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट किसी भी स्पोर्टिंग टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एसेट होता है। तो डेविड जॉन उस पद पे आए थे, उस पद पे उन्होंने उनके टीम के साथ इतना घुल मिल गया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया कि उन्हें टीम का डायरेक्टर बना दिया गया, ठीक है। डेविड जॉन उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अंदर की खबर ऐसा करके इंडियन एक्सप्रेस में आया है, ये है कि उन्हें कहा गया कि भैया आप घर पे वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, पूरे देश में घूमिए जहाँ जहाँ हॉकी के सेंटर हैं, देखिए हॉकी का विकास कैसे होगा। इस तरह से उन्होंने कहा कि यार कोरोना फैला हुआ है, ये सब तो हम नहीं कर पाएंगे, तो अपने देश वापस चले गए। साल का $12,000 उन्हें सैलरी यहाँ मिल रही थी, क्योंकि इंडिया के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है देखा जाए, लेकिन एज सच बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि इतने पैसों के लिए हम अपनी जान तो जोखिम में नहीं डाल रहे हैं, तो वापस चले गए। डेविड जॉन का नाम आप याद रखिए, आपसे ज़रूर MCQ में पूछा जा सकता है।
कोलकाता में सॉल्ट लेक सिटी है या विधान नगर भी कहा जाता है, वहां पर एक गणेश पूजा पंडाल लग रहा है जो कि डिजिटल ओनली रहेगा। ठीक है, जहाँ कोरोना की वजह से बाकायदा पंडाल नहीं बनेगा, पब्लिक नहीं आएगी, अटेंड नहीं करेगी। तो ये आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ है, क्या पता किसी एग्जाम में पूछ ले। हर साल एक या दो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी प्री में भी आते हैं जो कि आप नहीं सोचते कि किसी मतलब यूपीएससी की तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ऐसे कुछ हाशिए पे एक बहुत ही नीश न्यूज़ है। ठीक है, तो आ जाती है तो इस तरह की जो अतरंगी न्यूज़ जिसको कहना चाहिए हिंदी में, उसके प्रति भी आपको अलर्ट रहना चाहिए, वो मैंने आपके लिए यहाँ पर दे दी है। ठीक है, अब पहला न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं आज का। देखिए, मिजोरम गवर्नमेंट जो है और आसाम राइफल्स के बीच में एक विवाद चल रहा है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे सबसे आखिरी पैरा जहाँ पे आपको कर्सर दिखाई दे रहा है वहाँ पर चलिए कि मिजोरम में अभी तक 860 कोविड-19 केस आए हैं, उसमें से 40% सिक्योरिटी फोर्सेज में है। ठीक है, 40% यानी लगभग आधे केस मिजोरम में जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, तो मिजोरम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस से कह रहा है कि भाई आप मत आइए। मिजोरम ने कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है देखिए वो देश भर से रिक्रूट हुए हैं, उसमें से कई लोग अपने गाँव गए होंगे, गाँव से वापस आए होंगे, काफ़ी उनका ट्रैवलिंग चल रहा होगा, तो इस वजह से वो कोरोना के कैरियर बन सकते हैं और बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वही बात है। तो प्लस क्या है कि आसाम राइफल्स के 1124 पर्सोनल वहाँ पे स्टेशन हैं, उसमें घुसे हैं मई 1 से अगस्त 10 के बीच में, उसमें से 10% जो है कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो उन्होंने भैया हाथ जोड़ लिया कि अभी कुछ दिन के लिए आप लोग मत आइए। लेकिन अब भाई देश की सुरक्षा का भी मामला है, वन बॉर्डर वन फोर्स की पॉलिसी चलती है हमारे देश में, किसी एक देश के साथ बॉर्डर पे एक ही फोर्स रहती है। अगर उस फोर्स को आप मिजोरम में नहीं जाने देंगे तो उस देश के साथ का जो बॉर्डर है उसको कौन, उसकी रक्षा कौन करेगा? लोकल पुलिस के जिम्मे आ जाएगी वो बात, जो कि इतनी ट्रेंड इतनी इक्विप्ड तो है नहीं कि वो बॉर्डर की सुरक्षा करे। अब हम पहली जो पैरा है उस पर आते हैं कि मिजोरम में जो मैंने बताया कोविड-19 प्रिवेंशन प्रोटोकॉल के तहत देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ओवर द एंट्री ऑफ पैरामिलिट्री सोल्जर्स। ठीक है, तो ये देयर हैज बीन एन ऑल्टरकेशन मतलब हल्की झड़प, मतलब हल्का विवाद से बढ़ के बाद अब हल्की झड़प पे आ गई है, ऑल्टरकेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड आसाम राइफल्स। ठीक है, आसाम राइफल्स आप कह सकते हैं कि भारत का अकेला जो है जेन्युइनली पैरामिलिट्री फोर्स है, क्योंकि इसके जो हेड होते हैं वो डीजी रैंक के मिलिट्री के ऑफिसर होते हैं। बाकी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके हेड कोई आईपीएस ऑफिसर होते हैं, तो दे शुड मोर टेक्निकली बी कॉल्ड अ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आसाम राइफल्स अकेला ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है जिसकी अध्यक्षता कोई मिलिट्री का आदमी, डायरेक्टर जनरल रैंक का आदमी करता है। तो आसाम राइफल्स ने कहा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम जो है अपने को एंट्री नहीं दे रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत सीरियस मामला है ये। क्योंकि क्या है कि जो लोगों को उनका कहना है कि मिजोरम के लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि म्यांमार के बॉर्डर से म्यांमार के रहने वाले इंडियन साइड में आ जाएंगे और मिजोरम में कोरोना फैलाएंगे। तो दोनों साइड्स का ये कहना है कि कोरोना ना फैले, इसके लिए सरकार कह रही है कि भाई आसाम राइफल्स आप मत आइए मिजोरम में, और आसाम राइफल्स कह रहा है कि कोरोना ना फैले, इसके लिए हमें आके म्यांमार बॉर्डर पे अपनी पोजीशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसमें ये मिजोरम और आसाम राइफल्स से संबंधित जो बात मैंने आपको बताई वो इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में उतना कवर नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी ये भी कोशिश करता है कि पूरे देश से हम क्वेश्चंस को कलेक्ट करें। कल को ये बात ना हो कि ऐसा पता चला कभी आंकड़ा आ गया कि पिछले 5 सालों से नॉर्थ ईस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है यूपीएससी के पेपर में। अगर इस तरह की बात आ जाएगी तो बड़ी खराब मानी जाएगी, है ना। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के संबंधित भी एक ब्रू रेफ्यूजीज का मामला है, 2-3 बार मैं कवर कर चुका हूं करके, कल भी एक अलग से वीडियो उसके लिए मैंने बनाया था। और एक फिलहाल ये बात है, एक नागा अकॉर्ड है, तीसरा पॉइंट, नागालैंड के जो एनएससीएम आईएम वगैरह उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा आने वाले समय में। बाकी आप भी नागा अकॉर्ड के बारे में पढ़ के रखिए। बाकी एनआरसी और सीएए की वजह से, एनआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओरिजिनल आसाम के लिए राजीव गांधी का जो आसाम अकॉर्ड हुआ था उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 न्यूज़ मैंने आपको बताई है। क्या है, आज जो न्यूज़ हमने पढ़ी वो ब्रू रेफ्यूजीज वाला न्यूज़, वो फिर आपको आसाम अकॉर्ड की बात करनी है और नागा अकॉर्ड की बात करनी है। ठीक है, 5वां डिलिमिटेशन एक्सरसाइज भी नॉर्थ ईस्ट में होने की बात चल रही है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन के साथ विवाद है। अगर आपने मेरी वीडियोस में नहीं देखा है तो गूगल करके पढ़ लीजिए क्या विवाद है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। नमत बसई, केरला के ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए केरला गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जो कि उनको उनकी मदर टंग में ही पढ़ाने का प्रोग्राम है। तो कहा जा रहा है कि उन्हें बड़ा पसंद आ रहा है। एक तो देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बताया गया है कि पहले 5 साल यानी प्राइमरी एजुकेशन जो होगी बच्चों को उनकी या तो मदर टंग में दी जाएगी, या उनके घर में जो भाषा बोली जा रही है वो उसमें दी जाएगी, या रीजनल लैंग्वेज में दी जाएगी। आपको समझना है कि इसमें डाइकोटोमी क्यों है। मान लीजिए जैसे हम हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं,
पर हम छत्तीसगढ़ में पले बड़े हैं, ठीक है, तो हमारे घर में मैथिली या भोजपुरी, हमारी मातृभाषा मैथिली है, पर हमारे घर में हिंदी बोली जाती है ना। मान लीजिए मैं रहता अगर कोलकाता में, तो हमारे घर में हिंदी बोली जाती है, हमारी मातृभाषा मैथिली है और रीजनल लैंग्वेज हो जाता बंगाली। तो मुझे ये ऑप्शन दिया जाता कि भाई आप किस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे के लिए, बच्चे के पेरेंट्स को ये ऑप्शन दिया जाता, आप कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, बच्चे को कौन सी भाषा में शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे दुनिया भर में इस बात को माना जाता है कि बच्चों की जो शुरुआती एजुकेशन है वो अगर उस भाषा में दी जाए जो भाषा वो घर में बोलते हैं, तो वो ज़्यादा उस एजुकेशन को अब्जॉर्ब कर पाते हैं। उनको ये नहीं लगता कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अलग है और स्कूल में जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अलग है, जो कि आप देखेंगे कि हम में से अधिकतर लोगों का यही अनुभव है। बचपन से हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है कि किताब में जो पढ़ रहे हैं वो कुछ अलग बात है, भाई रियल लाइफ अलग होती है। लोग बोल भी देते हैं कि यार किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल बातें करो इस तरह की, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हमें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं वो हमारे दिमाग में हम कभी जज्ब कर ही नहीं पाते हैं। बचपन से हम बोलते आए हैं कि भारत में अनेक 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 वेशभूषाओं के लोग एक मिलके रहते हैं, अनेकता में एकता है, इस तरह की चीज़ें हम किताबों में पढ़ते हैं, पर अपने जीवन में आप देखेंगे कि हमारे देश में कोई भी अनेक एक होने की तरफ उत्साहित नहीं है ना, बल्कि एक ही अनेक होने की तरफ अग्रसर है। परिवार के अंदर भी झगड़ा हो रहा है, कहाँ मोहल्ले, राज्य और देश में एकता बढ़ेगी, परिवारों के अंदर ही वैमनस्य बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमें पढ़ाने की कोशिश की जाती है, हमारा दिमाग कह देता है कि भाई ये तो अलग भाषा में कुछ अलग ही बात चल रही है, इसको वहीं रटो, वहीं एग्जाम में लिख के वहीं भूल जाओ, है ना। अक्सर होता है एग्जाम में लिख दिया, अगले दिन पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए इस बात को न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि मदर टंग में आपको पढ़ाना है। इस बात को लेकर उड़ीसा ने काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं, जो मैंने मेरी वीडियोस में कवर किया था। उड़ीसा में एजुकेशन इन मदर टंग, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करके देख लीजिए। भारत की सबसे ज़्यादा ट्राइबल डाइवर्सिटी उड़ीसा में पाई जाती है। तो हर ट्राइब के लिए उन्होंने टेक्स्ट बुक वगैरह बना ली है, जिसमें कि उस ट्राइब के लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक की कहानियाँ रहती हैं, उनकी मिथोलॉजी की कहानियाँ रहती हैं। सप्लीमेंट्री रीडर जो हम पढ़ते थे स्कूल में, हिंदी और इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर, तो वो उन्होंने हर ट्राइबल लैंग्वेज में बना ली है और टीचर भी ट्रेन कर दिए हैं जो उस ट्राइब की लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, उड़िया में, प्लस उस ट्राइब की अपनी भाषा में वो कहानियां मौजूद है। सेम इस तरह की बात अब देखिए केरला से निकल के आ रही है। इस प्रोग्राम का नाम है नमद बसाई। नमद बसाई आपसे पूछा जाएगा ये क्या है। केरला गवर्नमेंट का कह रहे हैं यूनिक प्रोग्राम ऑफ टीचिंग ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग है, जो कि अट्टापडी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। यहाँ पे समग्र शिक्षा केरला, ये कोई एनजीओ होगा, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन को ऑनलाइन क्लासेस में उनको रिटेन किया है, क्योंकि वो उनको उनकी ही भाषा में पढ़ा रहे हैं। सही बात है, एक तो ट्राइबल लोग ऑनलाइन में कितना असहज महसूस करते होंगे, बच्चे वैसे ही स्कूल नहीं जाना चाहते, इसमें और उन्हें लगता होगा अगर ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर उनके घर की भाषा में, देखिए जैसे यहाँ पे इस फोटो में आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इरूला ट्राइबल लैंग्वेज में मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई हमारी जो अपनी घर की भाषा है उसी में पढ़ाया जा रहा है। ये जो समग्र शिक्षा केरला है, जो एनजीओ है, इसने, ये एनजीओ ही है मेरे ख्याल से, यहाँ बताया नहीं गया कि समग्र शिक्षा केरला क्या है। वो 50 लैपटॉप भी बांट दिया है नमद बसाई के लिए। प्री रिकॉर्डेड क्लासेस जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑफर किए जा रहे हैं। अगर इतनी आपने उत्सुकता है तो आप यूट्यूब में इसको सर्च करके भी देख सकते हैं। अट्टापडी जिले में 192 इस तरह के बसाहटें हैं, कस्बे हैं, जहाँ पर कि बच्चे नमद बसाई के तहत अपनी मातृभाषा में क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं। 3 ट्राइबल लैंग्वेजेस में पढ़ाई जा रही है। इरूला लैंग्वेज के सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद हैं, मुडुका और कुरुम्बा लैंग्वेज भी है, उतने नहीं है। आपसे पूछेगा इरूला, मुडुका, कुरुम्बा ये सब क्या है, बोल देगा कि गेहूँ की फसलें हैं, ठीक है, या उन जहाज़ों के नाम हैं जो इराक से लोगों को बचा के इंडिया लेके आए थे, इस तरह का कुछ भी आपको दे देगा। या केरला की ट्राइब्स हैं, केरला के ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो आपको याद, थोड़ा सा ये मुश्किल होगा याद रखने में, पर आपको याद रखना पड़ेगा। मुडुका, कुरुम्बा और इरूला, ये लैंग्वेजेस आपको याद रखना पड़ेगा। अभी से अलग अलग भाषाओं और रीजन के प्रति अपना माइंड आप खोल लीजिए। किसी को नहीं पता कौन सा कार्डर मिलने वाला है, कोई कार्डर आपको मिल जाएगा साउथ का, नॉर्थ ईस्ट का, जीवन आपको वहीं बिताना पड़ जाएगा, ठीक है। अभी से अपना माइंड आप ओपन रखिए। उसके बाद ये प्रोजेक्ट का नाम इरूला लैंग्वेज में मिला है, नमद बसाई। इरूला का मतलब है हमारी भाषा। देखिए बासाई मतलब भाषा जैसे हम कहते हैं वही जैसे बासाई बन गया है वहाँ पर, नहीं कैसे हमारे हिंदी संस्कृत जैसे ही फैमिली जैसा लग रहा है। मलयालम में बहुत सारे शब्द हैं, मैंने देखा है केरला के साइड के, जो संस्कृत से मिलते जुलते हैं। वो हर शब्द के अंत में अम लगा देते हैं, जैसे संस्कृत में भी अहम, त्वम, गच्छम ऐसा करके रहता है, तो वहाँ भी काफ़ी अम लगा रहता है। तो देखिए बसई भी नम्मत, नम्मा कहते हैं, कन्नड़ भाषा में मेरा को नम्मा कहते हैं, ठीक है। तो नम्मत यानी मेरा और बासई यानी भाषा, मेरी भाषा, आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज, ठीक है। बेंगलोर को कहते हैं नम्मा बेंगलुरु करके, ऐसा बेंगलोर में बहुत चलता है। हैमलेट जो है अगालीपुडुर, और ये इतना अलग अलग ग्राम पंचायतों में बसा हुआ है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुल मिला के ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर, ये जो मैंने आपको बातें बताई न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित, उड़ीसा से संबंधित और केरला से संबंधित, प्लस ये 3 जो लैंग्वेजेस हैं, इसके बारे में आपको क्लियर रहना है। यही आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा।
ठीक है, थैंक यू गाइज। ये थी मेरी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। और भी 2-3 इश्यूज ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बड़े हैं, तो मैं उनके अलग वीडियो बना बना के अभी थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूं। तो इन दिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे वो वीडियोस, जिनको कि क्लिक करके आप उनको पूरा देख ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप प्लेलिस्ट में देख रहे हैं तब तो अगला वीडियो अपने आप ही प्ले होना चालू हो जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को हमारे साथ जोड़िए, हमारी कम्युनिटी में लेके आइए, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सजेशंस भी दीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ शेयर करिए। ठीक है गाइज, थैंक यू। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।